हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में। एक ऐसी शख्सियत जो कि विदेशी थे पर हिंदुस्तान और हिंदी भाषा के अति प्रेमी। मैं बात कर रही हूँ फादर कामिल बुल्के की, जिस पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यह संस्मरणात्मक निबंध लिखा है। फादर बुल्के के बारे में सक्सेना जी ने और क्या बताया है, आइए पढ़ते हैं इसके सारांश में। लेट्स स्टडी पार्ट्स आर ऑफ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बस्ती था और जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुई थी। इन्होंने कई कृतियां लिखी, जिनमें काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, हुआनो नदी आदि प्रमुख रही है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यह पाठ एक संस्मरणात्मक रचना है। इसमें फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया है। उनके स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर लेखक ने प्रकाश डाला है। भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश फादर बुल्के द्वारा ही तैयार किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वे काफी प्रयत्नशील रहे। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे और विस्तार से। बेल्जियम के रेम्स चैपल में जन्मे फादर कामिल बुल्के बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थे। इनके स्वभाव की प्रमुख विशेषताओं शांति, करुणा और ममता को देखकर माँ ने बचपन में ही इनके बड़े होकर सन्यासी बनने की घोषणा कर दी थी। उनके घर में माँ, पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते समय उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा हुई और वे भारत आ गए। अब वे भारत को अपना देश मानने लगे थे। उन्हें अपनी माँ से गहरा लगाव था। उनकी माँ के पत्र भी उन्हें प्राय आते रहते थे। वे अपनी बहन की शादी के लिए चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद वे 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। उन्हें अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल की बहुत याद आती थी। फादर कामिल बुल्के भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और अपनत्व से भरपूर सज्जन थे। लेखक ने 35 सालों तक उनके स्नेह ममता में व्यवहार का अनुभव किया। लेखक के अनुसार उन्हें याद करना एक उदास शांत संगीत तथा करुणा के निर्मल जल से स्नान करना जैसा था। जब लेखक इलाहाबाद में रहा तो परिमल के सदस्य के रूप में फादर से एक पारिवारिक रिश्ता जैसा बना। परिमल एक ऐसा समूह था जो साहित्य में रुचि रखने वाले युवकों ने बनाया था। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि के बारे में खुली आलोचना और बहस की जाती थी। और फादर बुल्के उन गोष्ठियों में विचार विमर्श या गंभीर बहस में और हंसी मजाक में शामिल रहते थे। वे सभी के पारिवारिक उत्सवों एवं संस्कारों में बड़े भाई और पुरोहित की तरह उपस्थित रहते थे। उनका वात्सल्य देवदारू की छाया जैसा था, एक बड़े वृक्ष के समान था। भारत आने पर जीसेट संघ में 2 साल तक फादर बुल्के ने पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कलकत्ता में रहते हुए बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में प्रयाग विश्वविद्यालय में रामकथा
उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध कार्य भी किया। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। विदेशी थे परंतु संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पंछी के नाम से किया, बाइबिल का अनुवाद किया, एक अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार कर हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। फादर भारत में रहते हुए 2-3 बार ही अपने देश बेल्जियम गए थे। भारत में 47 वर्ष रहकर 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे परंतु मन से वे सन्यासी नहीं थे। वे रिश्तों को बनाकर तोड़ते नहीं थे। लेखक का परिचय फादर से इलाहाबाद में रहते हुए हुआ और दिल्ली आने पर भी बना रहा। परिमल में हुई मुलाकातों के दौरान उनके महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके साथ पारिवारिक संबंध बन गए थे। लेखक को 35 वर्ष तक फादर से अपनत्व का वरदान मिला था। लेखक इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते, फादर के पास दौड़कर चले आते, उनकी साइकिल रोक देते और अपने पढ़ने की जानकारी देते थे। परंतु फादर कभी भी आवेश में नहीं आते थे और ना ही क्रोधित होते थे। लेखक ने अपने पुत्र को पहली बार अन्न खिलाए जाने के संस्कार के अवसर पर फादर की आंखों में तैरते वात्सल्य का अनुभव भी किया था। फादर अपने अकाट्य तर्कों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते थे। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। फादर की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। जहरबाद, जिसे गैंग्रीन भी कहते हैं, जो कि एक कष्ट साध्य फोड़ा जैसा होता है। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने पर बहुत अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढकी कब्र तक ले जाया गया। उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण थे। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो और देह कब्र में उतार दी गई। उस क्षण सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के ने सभी को जीवन का अमृत पिलाया। फिर भी ईश्वर ने उनके लिए जहरबाद जैसी बीमारी का विधान क्यों दिया? लेखक समझ नहीं पाया। उसे यह अन्यायपूर्ण लगा। तो स्टूडेंट्स, इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।